Colonization in Africa. In Africa, in 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or rinderpest destroyed a large number of cattle. As a result, large number of Europeans came to Africa and established plantation and mines. Endangered labor migration. In the 19th century, lakhs of Indian and Chinese indentured laborers went to work on plantations, in mines, and in different construction projects around the world. The main destination of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana, and Suriname, Mauritius, Fiji, Ceylon, Malaya, and even in Assam's tea plantation. Colonization 1890s में फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज जो कैटल प्लेग या रिंडर प्लेग जिसको कहा गया, उसने लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस अफ्रीका आए और उन्होंने अपने प्लांटेशंस और माइंस इस्टेब्लिश किए. इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन 19th सेंचुरी में लैक्स ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज इंडेंचर्ड लेबर प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए गए, इन माइंस एंड इन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अराउंड द वर्ल्ड. और मेन डेस्टिनेशन इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स के थे कैरिबियन आइलैंड्स, मेनली ट्रिनिडाड, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलाया एंड इवन इन असम्स टी प्लांटेशंस में ये सारे इंडियन से माइग्रेंट्स गए वहाँ पे. 19th century indenture has been described as a new system of slavery. और 19th century indenture को डिस्क्राइब किया जाता है कि एक नए सिस्टम ऑफ स्लेवरी, गुलामी का एक नया सिस्टम शुरू किया, क्योंकि 1860 में बहुत सारे जगह से स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन नए टाइप की स्लेवरी इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में शुरू हुई थी. Indentured migrants developed new forms of festivals and other forms of entertainment by blending their different cultural forms. So जो indentured migrants थे, उन्होंने नए तरीके के फेस्टिवल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन के डिफरेंट तरीके ढूंढ लिए, जिसमें कि वो सारी जो डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स जो जहाँ से भी आए थे उन सब के कल्चरल फॉर्म्स का मिक्सचर था, वो ब्लेंडिंग थी. Riotous carnival Jose in Trinidad, the protest religion of Rastafarianism, chutney music of Trinidad and Guyana are all example of cultural fusion. अच्छे examples हैं कल्चरल फ्यूजन के. राइटियस कार्निवल होसे जिसको कहा जाता था, ये ट्रिनिडाड में था. द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्टाफेरियानिज्म and chutney music of Trinidad and Guyana are all examples of cultural fusion. The migration of indentured labor was abolished in 1921 और indentured labor के migration को abolish कर दिया गया 1921 में. Descendants of indentured labor. So many indentured workers permanently settled in the foreign countries. Writer V.S. Naipaul and cricketer Shivanarayan Chandrapaul and Ramesh Sarwan are descendants of indentured laborers from India in West Indies. तो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स हैं शिवनारायण चंद्रपॉल और राम नरेश शर्वन, ये सारे इंडेंचर्ड लेबरर्स के ही डिसेंडेंट थे जो अभी वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं. राइटर V.S. नायपाल की फेमस राइटर हैं, वो भी इंडेंचर्ड लेबर के ही डिसेंडेंट हैं. इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड. Shikaripuri Shroffs and Nattukotai Chettiars were some famous Indian bankers who financed export agriculture in Central and Southeast Asia. Fine cotton from India were exported all over Europe. So, Indian trade colonialism and global system. The British government introduced high tariffs on cotton cloth. The British forced the farmers of India to produce indigo and opium. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा टैक्स और टैरिफ्स लगा दिया कॉटन क्लोथ पे, कॉटन, ताकि ये बाहर इतनी ज़्यादा टैक्स लगा दी वो ना बेच पाएँ. और ब्रिटिश ने फोर्स किया इंडियन फार्मर्स को कि उनके लिए वो इंडिगो और ओपियम की खेती करें. मनी अर्न्ड थ्रू ओपियम सेल वाज यूज्ड बाय ब्रिटेन टू फाइनेंस इट्स टी एंड अदर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. और ये जो ओपियम के से अफीम की खेती से, अफीम को बेचने से जो उनको मनी अर्न होता था, वो उन्होंने टी और अदर इंपोर्ट्स जो कि चाइना से चाय इंपोर्ट करते थे और अदर थिंग्स इंपोर्ट करते थे, उसको फाइनेंस करने में यूज़ किया उन्होंने. Over the 19th century, the British manufacturers
फ्लडेड द इंडियन मार्केट। तो अब दोनों तरीके से इंडियंस की पूरी ड्रेनेज हुई। एक तो उनको जो कॉटन, जो उनकी मशहूर चीज़ें थी जो वो एक्सपोर्ट करके अर्न करते थे, वो उनको डिस्ट्रॉय किया, और हमारे फार्मर्स को मजबूर किया कि वो इंडिगो और अफीम की खेती करें, और उससे उनकी जो लैंड थी इनफर्टाइल हो जाती थी, प्रोडक्शंस कम हो जाता था। और साथ ही साथ ब्रिटिश ने अपने मैन्युफैक्चर, अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उनके यहाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज खुल गई थी, तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से बना बनाया फिनिश गुड के लिए मार्केट बना लिया था उन्होंने इंडियंस को। तो इस तरह से ब्रिटिश ने पूरा, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स ने पूरा इंडियन मार्केट को पूरा कब्जा कर लिया था एक तरह से, क्योंकि मैन्युफैक्चर मशीन की जो मशीनी कपड़े थे, मशीन से बनने वाले जो कपड़े थे, वो सस्ते भी थे, चीप भी थे, ड्यूरेबल भी थे, हाथ से काम करने में टाइम भी लगता था। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही फेमस, जो सिल्क था, कॉटन था, वो उन सब का मार्केट उन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया और अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए मार्केट बना लिया। ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया एंड यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स विद अदर कंट्रीज। तो ब्रिटिश इंडिया के साथ उनका ट्रेड सरप्लस था, यानी कि वो जो व्यापार में उनको खूब मुनाफा होता था, और इस मुनाफे को उन्होंने बाकी सारे कंट्रीज से जो उनको ट्रेड डेफिसिट्स मिलते थे उसको वो बैलेंस कर लेते थे। इंटर वॉर इकोनॉमी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ और 1918 में जाकर ख़त्म हुआ। वॉज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स विच द एलाइज में आ गए ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, एंड द सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, ये 3 कंट्री आए। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर व्हेन मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स वर यूज्ड ऑन अ मैसिव स्केल। ये पहला वॉर था, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, जिसमें कि मशीन गन्स की यूज़ हुई, टैंक की यूज़ हुई, तोप की यूज़ हुई, एयरक्राफ्ट हुआ, केमिकल वेपन्स की यूज़, टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ हुआ, जिससे इन लोगों को बीमारियां हुई। और जो Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance after the World War. Britain borrowed large sums of money from the US banks as well as the US public. This made the US an international creditor from an international debtor. तो अब क्या हुआ कि ब्रिटेन वर्ल्ड वार के बाद उनकी अपनी डोमिनेंस को कैप्चर करना, मतलब रिकैप्चर करना, अर्लियर पोजीशन को रिकैप्चर करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, और उन्होंने लार्ज सम ऑफ मनी यूएस के बैंकों से उठाए और साथ ही साथ यूएस पब्लिक से भी उठाए। तो इसकी वजह से यूएसए एक इंटरनेशनल क्रेडिटर से एक इंटरनेशनल डेटर बन गया, यानी कि क्रेडिटर पहले वो पैसे उधार लेता था यूरोपियन कंट्रीज से, यूएस अब यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को वो पैसे देने लगा। एट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वॉज बर्डन्ड विथ ह्यूज एक्सटर्नल डेट्स, और एंड ऑफ द वॉर के बाद ब्रिटेन के पास बहुत ही एक्सटर्नल डेट्स, बहुत ही ह्यूज एक्सटर्नल डेट्स क्रिएट हो गया। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। After a short period of economic trouble, the US economy resumed its strength in the early 1920s. Car manufacturer Henry Ford adopted the assembly line method, which produced at a mass level and in a cheaper way. This method was followed in the production of other electronic goods. The housing and consumer boom created scope of large number of employment and incomes in the US. The US became the largest overseas lender. तो यूएस अब लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर हो गया, वो उधार देने लगा। जो शॉर्ट पीरियड इकोनॉमिक ट्रबल थी यूएस की इकोनॉमी में, उसने अर्ली 20s में अपने आप को रिज्यूम किया। कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन मेथड अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हुआ और बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम पैसे में प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो इस मेथड को फॉलो किया गया प्रोडक्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और हाउसिंग और कंज्यूमर बूम क्रिएटेड स्कोप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स इन यूएस। और काफ़ी जो हाउसिंग और कंज्यूमर जो हैं वो कंजम्पशन बढ़ा, हाउसिंग बढ़ी, लोग आए वहाँ पे, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी क्रिएट हुआ, स्कोप उनके लिए क्रिएट हुआ। इस तरह से यूएस के पास, लोगों के पास पैसा हुआ और यूएस के लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में लोगों को उधार देना शुरू किया।
और इस तरह से यूएस की जो साख बढ़ गई। The Great Depression. The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s. ये Great Depression जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं इसमें, और ये शुरू हुआ 1929 में और करीब 1936 तक ये चला। The Great Depression caused catastrophic decline in production, employment, income and trade in many countries. इस वक्त ग्रेट डिप्रेशन ने बहुत ही हाई लेवल पे प्रोडक्शन को डिक्लाइन कर दिया। एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, बेरोज़गारी बढ़ गई। इनकम में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, ट्रेड में, व्यापार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सो ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स डिक्लाइंड टू हाफ एंड प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक वीट एंड जूट डिक्रीज्ड शार्पली बिटवीन 1928 एंड 1934। सो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट काफ़ी बिल्कुल आधे हो गए थे, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जैसे कि गेहूं के दाम, जूट के दाम काफ़ी डिक्रीज़ हो गए ड्यूरिंग 1928 से लेकर 1934 तक। By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 110,000 companies had collapsed in the USA. So 1933 में करीब 4,000 बैंक बिल्कुल क्लोज हो गए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, और बिटवीन 1929 से लेकर 30 तक करीब 1,10,000 कंपनी बिल्कुल बंद हो गई थी यूएसए में। Economic John Maynard Keynes thought that Indian gold exports promoted global economic recovery. तो इकोनॉमिक जॉन मेनर्ड केन्स ने ये सोचा कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट जो है उसने ग्लोबल इकोनॉमिक की रिकवरी कर दी। सो द ग्रेट डिप्रेशन प्रूव्ड लेस प्रॉब्लमेटिक फॉर अर्बन ड्वेलर्स ऑफ इंडिया। सो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा हर लेवल पे नुकसान देखा, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में, इनकम में, ट्रेड में, लेकिन लेस प्रॉब्लमेटिक हुआ वो अर्बन ड्वेलर्स ऑफ इंडिया के लिए। इंडियन के अर्बन ड्वेलर, शहरों में रहने वाले जो शहरी थे, उनमें ये थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक रहा ये पीरियड। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। दी सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में जो शुरू हुआ और ये करीब 1945 में ख़त्म हुआ, और ये भी इट वॉज फॉट बिटवीन द एक्सेस पावर नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली एंड द एलाइज। तो यहाँ पे भी एक्सेस पावर थे, यहाँ पे भी 3 कंट्री थी, नाजी जर्मनी था, जापान था एंड इटली था, एंड द एलाइज जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए बहुत बाद में एंटर किया वॉर में, लेकिन ये एलाइज कंट्रीज़ में आते हैं। तो रिजल्टेड इन इमेंस डिवास्टेशन इन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टर्म्स। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी डिवास्टेशंस क्रिएट किया, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ही जान माल की काफ़ी हानि हुई। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। So vast ports of Europe and Asia were devastated and several cities were destroyed due to this war. Reconstruction was a long and difficult task. From interwar economic experiences, 2 key lessons are drawn by the economists and politicians. So interwar economic experiences की वजह से 2 key lessons जो economists and politicians ने डिराइव किए वो थे। द फर्स्ट लेसन इज एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन विच रिक्वायर मास कंजम्पशन। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो बेस्ड होती है मास प्रोडक्शन में, और मास उस प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन भी चाहिए, यानी कि आपने प्रोडक्शन कर लिया और कोई कंज्यूमर नहीं है तो फिर वो प्रोडक्शन तो वो डंप हो जाएगी। तो 2 चीज़ चाहिए। पहली चीज़ तो ये चाहिए कि एक तो मास प्रोडक्शन चाहिए और उस मास प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए कंज्यूमर चाहिए मास लार्ज क्वांटिटी में। द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू कंट्रीज economic links with other countries. The target of full employment could be achieved only if government had the power to control flows of good, capital and labor. तो सेकेंड लेसन, कंट्री के इकोनॉमिक लिंक्स होने चाहिए अदर कंट्रीज़ में ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो पाए, और वो तभी अचीव होगी जब गवर्नमेंट के पास ये पावर हो
फ्लो ऑफ गुड्स के कंट्रोल का और कैपिटल का और लेबर का, ये तीन चीज़ों की फ्लो का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास अच्छे से होना चाहिए। क्या चीज़? फ्लो ऑफ गुड्स, सामान का जो फ्लो है, इधर से कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है। कैपिटल का फ्लो, कोई बना रहा है और कोई उसको अर्न कर रहा है। एंड लेबर का फ्लो। तो ये तीन चीज़ों का अगर फ्लो सही है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ये दो लेसन हमारे इस इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से सिखाया। अब आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस established the International Monetary Fund to deal with external surpluses and deficits of its member nation। तो क्या हुआ कि लोगों ने मिलके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश थे और US थे, तो इन सब लोगों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएट किया ताकि जो दूसरे कंट्रीज़ में सरप्लसेस हैं किसी मामले में ट्रेड को लेकर और किसी में डेफिसिट्स हैं, तो उनको इस चीज़ को डील किया जा सके। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन एज द वर्ल्ड बैंक वॉज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। The IMF and the World Bank are referred to as Bretton Woods institutions or the twins of the Bretton Woods। तो ब्रेटन, इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को कहा जाता है कि ये ब्रेटन वुड्स के जुड़वे भाई हैं, ट्विंस हैं, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स के कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये दोनों इंस्टीट्यूशंस IMF और वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब कंडीशंस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। As Europe and Japan rapidly built their economies, they grew less dependent on the IMF and the World Bank. Thus, these two institutions began to shift their attention more towards developing countries. So, जैसे यूरोप और जापान ने रैपिडली अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और इस तरह से वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लेस डिपेंडेंट हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी खूब अच्छी मजबूत कर ली। सो दीज इंस्टीट्यूशंस बिगैन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को अब काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उन्हें इन IMF और वर्ल्ड बैंक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने अपना अटेंशन कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग थे, जो कि पहले किसी कंट्री के कॉलोनीज थे, जैसे हमारे इंडिया है, चाइना है, जो ब्रिटेन के पावर में रहे, ब्रिटेन की गुलामी में रहे। तो अब जब स्वतंत्रता मिली तो उनको अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी थी और उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो जो इंस्टीट्यूशंस थे IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपना ध्यान डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट किया। सो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप ऑफ 77 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसको इन्होंने जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया 77 कंट्रीज़ का, जिसमें कि इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सारे, और उन्होंने डिमांड किया कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की। और बिटवीन मिड 90s टू अर्ली 90s द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। और जो 1970s से लेकर अर्ली 90s तक पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था उसमें बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। चेंज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। From late 90s, multinational corporations began to shift production operation to low-wage Asian countries. अब 1970s के बाद जो multinational corporations थे, कंपनीज थी, उन्होंने अपना जो प्रोडक्शंस का काम है वो low-wage Asian countries में शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे उनको cheap labor मिल जा रहा था, हाँ, और कम पैसे में ही काम हो जा रहा था। चाइना became favorite destination for investment by foreign MNCs competing to capture world markets. तो चाइना उनका फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया। एक तो चाइना में पॉपुलेशन इतनी थी वहाँ पे, इसीलिए लेबर काफ़ी चीप थे, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में लेबर काफ़ी महंगे थे। चाइना में बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन लेबर काफ़ी चीप था। इन द लास्ट 2 decades countries like China, India and Brazil have achieved rapid economic development। और लास्ट 2 decades में चाइना, इंडिया और ब्राज़ील ने काफ़ी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो किया है। तो ये है आपका चैप्टर का फुल साइनॉप्सिस के फॉर्म में आपने इसको पढ़ा, जो आपके एग्ज़ाम्स के समय में बहुत ही काम आएगा कि आप एक बार ये देखो और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।